वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उससे जुड़ा हुआ जितना भी टॉपिक होगा राष्ट्रपति से आपको इस वीडियो में बताएंगे कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का क्या क्या शक्तियां होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, राष्ट्रपति शपथ कैसे किस अनुच्छेद के तहत लेता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। इस सब चीजों का चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा किया गया है। संविधान का अनुच्छेद जो 52 है उसमें बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति पद का परिभाषा का दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 52 में। और राष्ट्रपति का पद जो है यह ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है वह ब्रिटेन से लिया गया है और राष्ट्रपति का परिभाषा यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो क्या कहते हैं कार्यपालिका का हेड होगा, ये बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 52 में कि क्या होगा, राष्ट्रपति का एक पद होगा। और ये कहां से लिया गया है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति का जो शक्ति होता है, कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, ये सब जो शक्तियां होती है वह चर्चा किया गया है संविधान के अनुच्छेद 53 में। और उसमें राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से हेड माना जाता है, यानी कि कार्यपालिका जो होता है उसका हेड माना जाता है औपचारिक रूप से, यानी कि नाम मात्र का हेड होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक हेड जो होता है प्रधानमंत्री होता है। जब एग्जाम में पूछेगा कि वास्तविक हेड तो प्रधानमंत्री और नाम मात्र का हेड कौन होता है, यानी कि पूरा प्रमुख कौन होता है देश का, तो वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन जब वास्तविक का बात वहां जब वास्तविक लिखा हुआ रहेगा तो तब जाके प्रधानमंत्री होगा। तो इसमें अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में चर्चा किया, यानी कि राष्ट्रपति का शक्ति के बारे में चर्चा किया गया। जैसे कोई बिल पारित होता है तो जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वो एक्ट में नहीं बदलेगा, यानी कि राष्ट्रपति के साइन से पहले वो बिल रहता है, जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा तो वो एक्ट यानी कि कानून बन जाता है। राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करता है तब तक वो कानून नहीं रहता, तब तक वो विधेयक ही रहता है। और जब उस पर राष्ट्रपति साइन कर देगा तो एक्ट बन जाएगा, यानी कि कानून बन जाएगा। तो किसी भी बिल पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है और सबसे लास्ट में राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके उसे क्या करता है, एक्ट में बदल देता है। यह अनुच्छेद 53 में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में और वह क्या होता है, नाम मात्र का हेड होता है राष्ट्रपति। संविधान में इस चर्चा किया गया अनुच्छेद 53 में। जबकि संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्वाचन का चर्चा किया, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह संविधान के अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा कैसे होगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि संसद का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। संसद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में क्या अंतर होता है आपको बताते हैं। प्रत्यक्ष में होता है कि जनता के द्वारा, यानी कि जनता जब मतदान करता है और जब वो अपना सांसद को चुनता है, सरकार को चुनता है, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष वो होता है जनता द्वारा चुने गए, मतलब जैसे जनता संसद को चुनता है और वह संसद ही राष्ट्रपति को चुनता है, तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष मतदान। यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। और गुप्त मतदान, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है गुप्त मतदान, जैसे संसद और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है गुप्त मतदान के द्वारा, वैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव भी गुप्त मतदान के द्वारा होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वह अप्रत्यक्ष रूप से होगा, गुप्त मतदान के द्वारा होगा। और इसका जो चुनाव होता है अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो अनुपातिक पद्धति के द्वारा होगा। कि जैसे अगर 5 कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसमें वरीयता क्रम दिया रहता है, यानी कि मान लीजिए 4 गो कैंडिडेट है, नंबर 1, 2, 3,
और 4। आप अगर वोट देने जाइएगा तो आप इसमें बताइएगा कि आपका पहला चॉइस कौन है। यानी कि आपका जो मान लीजिए 3 नंबर का कैंडिडेट आपका पहला चॉइस हो गया, तो आपको देना होगा कि अगर 3 नंबर का कैंडिडेट नहीं बना तो 1 नंबर का बनना चाहिए, अगर 1 नंबर का नहीं बना तो 4 नंबर का बनना चाहिए, अगर ये भी नहीं बना तब क्या ये बनना चाहिए। तो इसी को कहते हैं हम अनुपातिक पद्धति, यानी वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है। लेकिन जब आप संसद का वोट देने के लिए जाते हैं क्या होता है, उसमें एक ही आदमी को देना पड़ता है, यानी मेरा यही पसंद है। यानी कि अगर फूल छाप पसंद है तो फूल छाप को दीजिएगा, अगर हाथ छाप पसंद है तो आपको हाथ छाप को दीजिएगा, यानी कि अगर साइकिल पसंद है तो आप साइकिल को दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, वरीयता क्रम में चुनाव होता है। यानी कि आपको हर चुनना होगा, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, यानी कि जितना कैंडिडेट रहेगा कैंडिडेट उतना आपको चॉइस रहेगा। सबसे पहला कौन बनना है, आप किसको चाह रहे हैं सबसे पहले वो बने, उसके बाद सेकंड स्थान पर अगर वो नहीं बने तो कौन बने, और तीसरा पे वो अगर दोनों में ही नहीं बना तो तीसरा कौन बनना चाहते। इसलिए इसे वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है, जिसे अनुपातिक पद्धति कहते हैं। उसके बाद होता है एकल संक्रमणीय पद्धति, यानी एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें कहा जाता है जैसे अगर सपोज कीजिए 4 गो कैंडिडेट खड़ा है, अगर जिसका सबसे कम वोट आएगा और जिसका सबसे ज्यादा वोट आएगा, कम वोट वाला का क्या किया जाता है, ज्यादा वोट वाला में मिला दिया जाता है, ताकि जीत का जो अंतर हो, यानी कि वोट का अंतर बहुत ज्यादा हो जाए। इसलिए जिसका सबसे कम मत आएगा और सबसे अधिक मत वाले में उसे क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय पद्धति। यानी कि एकल संक्रमणीय पद्धति में जो जिसका सबसे कम वोट आएगा उसका वोट को जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा उसमें जोड़ दिया जाएगा। जबकि अनुपातिक पद्धति में कहा जाता है वरीयता क्रम में वोट, यानी कि आपको चॉइस करना होगा, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, यानी कि जितना कैंडिडेट रहेगा उस हिसाब से। अगर दूसरे को कैंडिडेट है, मान लीजिए सपोज 2 कैंडिडेट है, 1 नंबर और 2 नंबर, तो आपको बताना होगा कि हम फर्स्ट किसको बनाना चाह रहे हैं, सेकंड, अगर ये नहीं बने तो ये बने। उसी टाइप में इसी को कहते हैं अनुपातिक पद्धति और एकल संक्रमणीय पद्धति। और मतगणना जो होता है, प्रथम चरण का मतगणना, द्वितीय चरण का मतगणना क्या होता है ये आपको बताते हैं। जब मतगणना शुरू होता है, यानी कि जैसे राष्ट्रपति का मतगणना चालू होता है तो उसे प्रथम चरण का मतगणना कहते हैं। यानी कि प्रथम चरण का मतगणना में आपको पहली वरीयता सूची गिना जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताए थे कि 1 नंबर आपको कौन चॉइस है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, तो जो सबसे पहला चॉइस करता है 1 नंबर में यही राष्ट्रपति बने, तो उसी में क्या किया जाता है, पहली वरीयता सूची, यानी उसी को पहले गिना जाएगा। और उसमें जब देख लिया कि कोई नहीं जीत रहा है तब जाके द्वितीय वरीयता सूची, यानी कि द्वितीय चरण का मतगणना होगा। फिर से मतलब जो दूसरा चॉइस दिए हैं आप उसका मतगणना होगा, यानी संसद जो है, संसद, उसके बाद विधानसभा, राज्यसभा का संसद, उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी का विधानसभा का जितना भी सदस्य मतदान करता है तो देता है फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस। तो फर्स्ट चॉइस में अगर क्या हुआ 50% से अधिक नहीं होगा तो उसे फिर से द्वितीय चरण का यानी गिना जाएगा, यानी कि सेकंड वरीयता में जो आप नाम दिए हैं उसे गिना जाएगा। लेकिन संसद में क्या होता है, पहले आओ और पहले पाओ, यानी कि संसद में ये नहीं है कि 50% से आपको ज्यादा लाना होगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आपको अगर वोट लाना है तो 50% से ज्यादा लाना होगा, ये वहां नियम है। लेकिन संसद में ऐसा नहीं होता है, पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट पास्ट द, पहले आओ पहले पाओ। यानी कि आप अगर 1 लाख मत लाए हैं, अगर वहां पे वोट अगर 2 लाख 3 लाख गिरा है उससे कोई फर्क नहीं है, सबसे ज्यादा जितना भी कैंडिडेट है उसमें सबसे ज्यादा आपको लाना होगा। इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है कोई लिमिट नहीं रहता। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आपको 50% से ज्यादा लाना होगा, इसलिए इसमें द्वितीय चरण का मतगणना किया जाता है। यानी कि अगर प्रथम चरण के मतगणना में किसी को 50% से ज्यादा बहुमत नहीं मिला तो द्वितीय चरण के मतगणना में का भी मत उसमें जोड़ा जाता है। यानी कि आप सेकंड चॉइस किसे दिए हैं, यानी कि उसका द्वितीय वरीयता क्रम दिया जाएगा। और अप्रत्यक्ष मतदान, यानी कि इसमें जनता भाग नहीं लेती है, और प्रत्यक्ष मतदान में जनता भाग नहीं लेती है। इसमें
तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेता है उसके बारे में बताएंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी कि निर्वाचक मंडल, इसमें यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तथा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा के संसद, राज्यसभा के संसद, विधानसभा के जितना भी विधायक, उसके बाद दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभा का भी जितना विधायक है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। यानी कि निर्वाचित सदस्य यानी कि जो मनोनीत होके जाएगा वो नहीं भाग ले सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 गो सदस्य को राज्यसभा में और लोकसभा में 2 गो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, जो कि अब मनोनीत नहीं करता है, उसे संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया। वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। यानी कि लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य यानी कि विधान परिषद जो है वह सभी राज्य में नहीं है। विधान परिषद जो है सभी राज्य में नहीं है, केवल 6 राज्यों में है विधान परिषद। इसलिए विधान परिषद लोकसभा के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। यानी कि विधान परिषद का सदस्य और मनोनीत सदस्य लोकसभा तथा राज्यसभा का ये क्या करता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। इसमें ले सकता है केवल निर्वाचित सदस्य यानी कि जो जनता के द्वारा चुन के गया है वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। यानी कि क्या है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य तथा दिल्ली तथा पुडुचेरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में जो है 2 गो विधानसभा है, दिल्ली तथा पुडुचेरी, ये दोनों का सदस्य, दोनों जगह का सदस्य क्या करता है, राष्ट्रपति का चुनाव में भाग ले सकता है। और विधान परिषद का सदस्य और मनोनीत सदस्य लोकसभा तथा राज्यसभा का जो होता है वो भाग नहीं ले सकता। तो आप कहिएगा कि विधान परिषद का सदस्य क्यों नहीं भाग लेता है? तो विधान परिषद जो है हर राज्य में नहीं है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। केवल 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। इसलिए जब जो विधान परिषद को अगर वोट देने का अधिकार दे दिया जाएगा तो जिस राज्य को विधान परिषद है उसको तो फायदा हो जाएगा, और जो राज्य के पास विधान परिषद नहीं है उसको तो घाटा हो जाएगा। इसलिए क्या किया गया है, विधान परिषद को मान्यता ही नहीं दिया। यानी कि विधान परिषद का जो सदस्य होगा वो क्या करेगा, वोट नहीं देगा। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी को विधान यानी कि विधानसभा का गठन किया गया था। 1990 से दिल्ली तथा पुडुचेरी में कोई विधानसभा नहीं था। तब क्या होता था, दिल्ली तथा पुडुचेरी का विधानसभा में नहीं था ही नहीं, तो वहां विधायक होगा कैसे, तो चुनाव में भाग नहीं लेता था। लेकिन जब संशोधन करके 1990 में दिल्ली तथा पुडुचेरी को विधानसभा का मान्यता दिया तो वहां का भी विधायक क्या करता है, चुनाव में भाग लेता है। यह 69वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी को मान्यता दिया गया था। और जब राष्ट्रपति खड़ा होता है चुनाव में तो उसे 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास। यानी कि आपको ये 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा जमानत राशि के रूप में। तो इस वीडियो में हमने आपको राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया, जैसे 52, 53 और 54। जैसे 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा किया गया, 53 में राष्ट्रपति के कार्य शक्ति, वो नाम मात्र का हेड होता है कार्यपालिका का, उसके बारे में अनुच्छेद 53 में चर्चा किया गया। जबकि 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आपको बताया। अगर यह वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।